NMPS के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखो बच्चों, कुछ दिनों पहले जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने वायरस के बारे में बताया था और आज हम आनुवांशिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो यूनिट है ये 5 नंबर की है, जिसमें से 2 प्रश्न आते हैं, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। छात्रों, ऑनलाइन क्लास के समय किताब, कॉपी, रफ पेन साथ में लेके बैठें और जो भी लिखने वाली बातें हों उनको साथ के साथ में नोट कर लें। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी की बात करें, देखो बच्चों, आनुवांशिकी के बारे में अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता के नियम, आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारक और जीवों में भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। एक बार फिर सुनो बेटा, जीव विज्ञान की, अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता के नियम, एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता के नियम एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के अर्थ की बात करें तो बेटा देखो, आनुवांशिकी जो शब्द है यह बार्सन ने दिया था, और कब दिया था? 1905 में। आनुवांशिकी शब्द बार्सन ने 1905 में दिया था। आनुवांशिकी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ टू बिकम या टू ग्रो, अर्थात कुछ करने से या वृद्धि करने से। तो आनुवांशिकी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीन्स टू बिकम या टू ग्रो, अर्थात वृद्धि करने से है। अब हमने आनुवांशिकी के अंतर्गत पढ़ा आनुवांशिकता, अर्थात आनुवांशिकता क्या है। अब आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों का
पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में स्थानांतरित होते हैं, इसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि आमों के बीज से आम उत्पन्न होते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें, हम गाय भैंस की बात करें, हम गाय भैंस से गाय भैंसों के बच्चे उत्पन्न होते हैं, मनुष्य से मनुष्य के बच्चे उत्पन्न होते हैं। अर्थात अन्य जीव जंतुओं के बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आनुवांशिकता इस चीज की भी देता है कि पैतृक जो है, तो पैतृक जो लक्षण हैं वो ही संतति पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आनुवांशिक लक्षणों का पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हम देखते हैं बेटा घर में जैसे बच्चा जैसे वो हो जाता है पैदा होने के बाद सभी लोग आते हैं, कहते हैं इसकी नाक उसके गई है, इसकी आंखें उसको गई हैं, इसके बाल उसके गए हैं, इसकी शक्ल अपने नाना की गई है। अर्थात ये आनुवांशिकता ये भी कहता है कि जो पूर्वज है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो लक्षणों का जो गमन है, स्थानांतरित है, उसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। अब इसके बाद हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों के अंदर देखें हम आनुवांशिक लक्षण। बेलक्षण जो माता पिता से अर्थात पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अर्थात माता पिता के लक्षण जब बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो उन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब लक्षण कौन कौन से हैं वो, जैसे हाथ पैर की उंगलियों का आकार, हाथ पैर की उंगलियों का आकार, बालों का घुंघरालापन, बालों का घुंघरालापन, इसके अलावा नेत्र की पुतली का रंग, नेत्र की पुतली का रंग इत्यादि। तो ये सभी लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब हमने देखा आनुवांशिकी का जनक भी देख लिया हमने। अब आनुवांशिकता का जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल। एक चीज क्या हुई, आनुवांशिकी शब्द बार्सन ने दिया। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल। इसके अलावा देखा जाए तो आधुनिक आनुवांशिकता का जनक, आधुनिक आनुवांशिकता का जनक आधुनिक आनुवांशिकता का जनक बार्सन। और प्रयोगात्मक आनुवांशिकता का जनक, प्रयोगात्मक आनुवांशिकता का जनक टी.एच. मॉर्गन। एक मिनट को साफ करके दोबारा लिख।
सबसे पहले आप यहां तक लिख लीजिए, इनको फिर ऊपर लिखूंगा मैं। देखो बेटा, आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियम एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द वाटसन ने 1905 में दिया। शाब्दिक अर्थ की बात करें हम तो आनुवंशिकी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बिकम या ग्रो, अर्थात वृद्धि करने से। आनुवंशिकता की बात करें हम तो आनुवंशिक लक्षणों का पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। और हम आनुवंशिक लक्षणों की बात करें तो वे लक्षण जो माता पिता से अर्थात पैतृक पीढ़ी से संतानों में या संतति पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। लक्षण की बात करें तो वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, जैसे हाथ पैर की उंगलियां, बालों का घुंघरालापन, नेत्र की पुतली का रंग इत्यादि। अब इसको आप यहां तक लिख लीजिए, उतार लीजिए। इसके बाद बात करें हम आनुवंशिकी का जनक बता दिया मैंने आपको। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक वाटसन हो गया साहब। प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक मॉर्गन। ये जो मॉर्गन है इसने यानी कि फलमक्खी थी, उसका नाम था वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। इस मक्खी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे, इसलिए इसको प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल। ये तीन महत्वपूर्ण चीज हैं, कंपटीशन के एग्जामों के अंदर ये पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हम मेंडल के बारे में बात करें, मेंडल के जीवन परिचय की बात करें हम, मेंडल को आनुवंशिकी का जो जनक है वो क्यों कहा जाता है? तो सर्वप्रथम जो आनुवंशिकी के ऊपर जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकी की जो डेफिनेशन है, आनुवंशिक लक्षण है कि किस प्रकार से ये पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, तो इन सब का प्रतिपादन किया, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। तो मेंडल का जीवन परिचय की बात करें हम, मेंडल का जीवन परिचय देखिए, मेंडल का जो नाम है, पूरा नाम आपको पता ही है, ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल का जो जन्म था वो 22 जुलाई 1822 को 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ऑस्ट्रिया देश था, हिजनफोर्ड इसका प्रांत था, ब्रून शहर था, और जो गांव का नाम था वो था मोराविया, जिसको अब
चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक गरीब परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हीजनफोर्ड प्रांत के ब्रून शहर के मोराविया गांव, ये गांव का नाम है जिसको अब चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। 1843 में इन्होंने ग्रेजुएट यानी कि स्नातक की उपाधि, वो भी किसमें, फिलॉसफी के अंदर, अर्थात दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इसके बाद 1849 में ये एक यानी कि चर्च के बन गए पादरी, और यहीं पर रहकर उद्यान के अंदर यानी कि मीठी जो वो थी मटर, उस पर प्रयोग किए थे। कब से किए थे? 1857 से 1865 तक। 1857 से 1865 तक पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम मटर है ये, इस पादप के ऊपर इन्होंने अपने आनुवांशिक प्रयोग किए, और ये प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपने प्रयोगों का वर्णन एक स्थानीय पत्रिका थी, स्थानीय पत्रिका, स्थानीय पत्रिका में कब? 1866 में। कब? 1866 में उस स्थानीय पत्रिका का जो नाम था वो था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इस स्थानीय पत्रिका के अंदर इन्होंने इनको प्रकाशित किया, और उस पुस्तक का जो शीर्षक था वो शीर्षक था पादपों में संकरण प्रयोग, पादपों में संकरण प्रयोग, ये शीर्षक था। इस शीर्षक के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक एक स्थानीय पत्रिका थी। उस स्थानीय पत्रिका में सन 1866 में अपने आनुवांशिक जो प्रयोग थे उन प्रयोगों को वर्णन कर दिया, और अंत में 1884 के अंदर ब्रक शोध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका जीवन परिचय हो गया। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहन मेंडल है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के मोराविया, एक गांव था, उस गांव के अंदर एक यानी कि मध्य यानी कि बिल्कुल जो गरीब वर्ग था उसके अंदर इनका जन्म हुआ। 1843 में इन्होंने फिलॉसफी से अर्थात दर्शन शास्त्र से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर ली, और 1849 में ये एक चर्च के अंदर पादरी बन गए। उस यानी चर्च के अंदर एक उद्यान था, उस उद्यान में पादप था मटर, पाइसम सैटाइवम। उस मटर के पादप पर 1857 से लेकर 1865 तक अपने आनुवांशिक प्रयोग किए, और उन आनुवांशिक प्रयोगों का वर्णन सन 1866 में स्थानीय पत्रिका नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक ये स्थानीय पत्रिका थी, उसके अंदर पादपों में संकरण प्रयोग शीर्षक के नाम से उनका प्रकाशन किया, और 1884 में इनकी ब्रक शोध के दौरान मृत्यु हो गई। नोट कर लीजिए इसको। नोट करने के बाद
अब सबसे पहली बात यह थी कि मेंडल ने मटर के पादप को ही अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए क्यों चुना। तो इसकी कुछ विशेषता हैं कि मेंडल ने साहब मटर के पादप को ही क्यों चुना। देखिए, पादप का चयन, सबसे पहली बात कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के दौरान मटर के पादप को ही क्यों चुना। सबसे पहली बात तो यह थी कि इस मटर के पादप को किसी भी उद्यान में या किसी गमले के अंदर उगाया जा सकता है। सबसे पहली बात, उद्यान में या गमले में इसे आसानी से उगाया जा सकता है, किसी भी उद्यान में या गमले में इसे किसे, मटर के पादप, अर्थात शीर्षक ये भी हो जाता है कि मटर के पादप के चुनने के लाभ, पादप को चुनने के लाभ कि आखिर इसने मटर के पादप को ही क्यों चुना। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि मटर के पादप को किसी भी उद्यान में या गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरी बात, इसका जो जीवन काल है, इसका जीवन काल बहुत अल्प है, अर्थात यह एक वर्षीय पादप है, अब एक वर्षीय पादप है, इसका लाभ क्या है, क्योंकि बहुत कम समय में, एक वर्षीय पादप है इसलिए बहुत कम समय में अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक सर। तीसरी चीज, इसमें स्वपरागण किया जाता है, इसमें स्वपरागण होता है, इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। अब स्वपरागण की क्रिया होती है तो इसका लाभ क्या है, क्यों, क्योंकि जिस पादप के अंदर स्वपरागण की क्रिया होती है उसमें अच्छे गुण अधिक समय तक बने रहे जा सकते हैं, अर्थात वो अच्छे गुण पीढ़ी दर पीढ़ी दर एक लंबे समय तक बने हुए रह सकते हैं। चौथी चीज, इसमें परपरागण भी हो सकता है, इसमें परपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है। ठीक है बेटा। सबसे पहली बात कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, क्योंकि इस पादप को किसी भी उद्यान में या गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरी चीज, इसका जीवन काल बहुत अल्प है, अर्थात यह एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय पादप है तो बहुत कम समय में एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, अर्थात स्वपरागण क्रिया का लाभ क्या है कि स्वपरागण, इसमें अच्छे जो गुण हैं वो पीढ़ी दर बने रहते हैं। इसमें परपरागण की क्रिया भी हो सकती है। और पांचवी चीज कि इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी अर्थात विपरीत लक्षण होते हैं। तो ये मेंडल ने मटर के पादप के चुनने के, नोट कर लीजिए इनको। सबसे पहला, इसे उद्यान में या किसी गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। इसका जीवन काल अल्प है, एक वर्षीय पादप है, अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि इसको बहुत कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। स्वपरागण की क्रियाओं का लाभ क्या है? क्योंकि इसमें अच्छे गुण जो हैं वो लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। इसमें परपरागण हो सकता है। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं। अब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन से हैं उनका अध्ययन करते हैं। सात जोड़ी विपर्यासी लक्षण। देखो, सबसे पहले लक्षण लिखते हैं। यहां पर लिखते हैं प्रभावी, कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, और यहां लिखते हैं अप्रभावी। देखो, सबसे पहला पादप की लंबाई। पादप की लंबाई अर्थात पादप का आकार। देखो, इसका प्रभावी अक्षर है लंबा, अप्रभावी है बौनापन। एक दूसरा, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति प्रभावी है यानी कि कक्षस्थ, और अप्रभावी है शीर्षस्थ। तीसरी, पुष्प का रंग। पुष्प का रंग लाल या बैंगनी भी हो सकता है। अप्रभावी है इसका सफेद। चौथा, फली का आकार। फली का फली की आकृति कर लो इसको। फूली हुई। फूली हुई तो हो जाएगी इसकी प्रभावी, और पिचकी हुई। पिचकी हुई अप्रभावी लक्षण हो गया इसका। पांचवा, फली का रंग। फली का रंग प्रभावी हो जाएगा हरा, और अप्रभावी होगा पीला। छठवां, बीज का आकार। बीज की आकृति भी कह सकते हैं इसको हम। बीज का आकार गोल तो हो जाएगा प्रभावी, और झुर्रीदार। झुर्रीदार अर्थात जो पिचकी हुई मटर होती है वो अप्रभावी है। और सातवां जो है वो है इसका बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग पीला, और अप्रभावी हो जाएगा इसका हरा। तो ये 7 विपर्यासी लक्षण थे। इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किए थे। सबसे पहला पादप की लंबाई, प्रभावी है इसका लंबापन, अप्रभावी है इसका बौनापन। पुष्प की स्थिति, प्रभावी है इसकी कक्षस्थ, अप्रभावी है इसकी शीर्षस्थ। पुष्प का रंग लाल या बैंगनी, प्रभावी है सफेद, अप्रभावी है। फली की आकृति फूली हुई, इसका प्रभावी गुण है। पिचकी हुई, इसका अप्रभावी गुण है। फली का रंग
हरा इसका प्रभावी है, पीला इसका अप्रभावी है। बीज की आकृति प्रभावी इसकी गोल है, अप्रभावी इसका झुर्रीदार। और बीज पत्र का रंग प्रभावी हो गया पीला और अप्रभावी हो गया हरा। तो ये इसके विपरीत लक्षण थे। इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किए थे और प्रयोगों के आधार पर ही इन्होंने आनुवांशिकता के नियम बताए थे। नोट कर लो इसको। इसके बाद मेंडल की जो चीज है इससे संबंधित कुछ शब्दावली है। शब्दावली देखो, शब्दावली शब्दावली में सबसे पहली बात करते हैं। सबसे पहला बेटा कारक। कारक क्या है? कारक किसे कहते हैं? ये जो शब्दावली है, ये जो शब्द हैं, इनकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सब जितने भी वर्ण हैं ये सब इसके जो प्रयोग हैं, जो इसके नियम हैं, उनके अंदर प्रयुक्त होते हैं। तो जब इन शब्दों का मीन समझ में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाएगा, इनका डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, तो इनके प्रयोग और नियमों को समझने में आसानी होती है। सबसे पहले कारक की बात करें हम, तो किसी लक्षण का निर्धारण करने वाली इकाई को कारक कहते हैं। किसी भी लक्षण का निर्धारण करने वाली इकाई कारक कहलाती है। कारक कहलाती है। किसी भी लक्षण का निर्धारण करने वाली इकाई कारक कहलाती है। वर्तमान में हम इसको जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। अर्थात जीवों के अंदर जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का जो निर्धारण किया जाता है, उस जो लक्षण को निर्धारण करने वाली जो इकाई है, उसको हम कारक या जीन कहते हैं। दूसरी शब्द पैतृक पीढ़ी। पैतृक पीढ़ी की बात करें तो वे पौधे जिनके संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उन्हें पैतृक पीढ़ी या पैतृक कहते हैं। वे पौधे जिनके संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, वह पीढ़ी या उस पीढ़ी के पौधे पैतृक, और वह पीढ़ी कौन सी कहलाएगी? पैतृक पीढ़ी। ऐसे ही अगर हम संतति की बात करें, संतति, तो यहां वे पौधे जिनके संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, अर्थात संतति जो प्राप्त हुई, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पैतृक जिनके मध्य संकरण कराया गया वो पैतृक, और संकरण के फलस्वरूप जो प्राप्त हुआ वो संतति। संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतति कहलाती है। चौथी, ठीक है, समझ में आया? यानी कि जिनके मध्य संकरण कराया वो तो पैतृक पीढ़ी हो गई, और संकरण के तत्पश्चात जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम संतति पीढ़ी कहते हैं। चौथी चीज आ जाएगी बेटा यहां प्रभावी और अप्रभावी गुण। प्रभावी और अप्रभावी। अभी हमने 7 युग्म विकल्पी पढ़े थे, उनके अंदर एक प्रभावी था, एक अप्रभावी था। इनका मतलब क्या है कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें हम प्रभावी गुण कहते हैं,
और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें हम अप्रभावी गुण, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। वे गुण जो F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी गुण कहते हैं, उन्हें प्रभावी गुण कहते हैं। और जो F1 पीढ़ी में अर्थात और जो F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी गुण या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात वे गुण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी गुण कहते हैं, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें हम अप्रभावी गुण या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। पांचवी चीज आएगी बेटा आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप की हिंदी होती है बेटा लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप की होती है जीन प्रारूप। अर्थात फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है? किसी भी जीव की जीव की बाह्य प्रादर्श संरचना, अर्थात बाह्य जो संरचना होती है वह उसकी फिनोटाइप कहलाती है, अर्थात लक्षण प्रारूप कहते हैं। और आनुवांशिक संगठन जो है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप किसी जीव की जो बाह्य संरचना है, बाह्य लक्षणों के आधार पर जिसका हम निर्धारण करते हैं कि ये नर है, ये मादा है, ये तो यानी बाह्य जो संरचना है, तो बाह्य संरचना के आधार पर जब हम किसी चीज के लक्षणों को पहचानते हैं तो वो तो उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। और आनुवांशिक संगठन का मतलब है कि इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए है, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। आनुवांशिक संरचना जीनोटाइप, बाह्य संरचना फिनोटाइप, लक्षण बाह्य लक्षणों के आधार पर लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप जीनीय संरचना, किसी भी जीव की जीनीय संरचना क्या है उसको जीन प्रारूप, लक्षण क्या है लक्षण प्रारूप, दोनों चीज। ठीक, इनको भी नोट कर लो। कारक की बात करें हम, किसी भी लक्षण का निर्धारण करने वाली इकाई कारक कहलाती है। पैतृक पीढ़ी की बात करें हम, वे पौधे जिनके संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है पैतृक पीढ़ी कहलाती है, अर्थात वो पैतृक कहलाते हैं। संतति जिन पादपों के मध्य संकरण करवाया गया और F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम संतति पीढ़ी कहते हैं। अर्थात हम दोनों को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिनके मध्य संकरण कराया जाता है उसे हम पैतृक कहते हैं, और संकरण के तत्पश्चात अर्थात संकरण के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम संतति कहते हैं। प्रभावी गुण और अप्रभावी गुणों की बात करें हम, तो वे गुण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी गुण कहते हैं, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें हम अप्रभावी गुण कहते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें तो किसी भी जीव की बाह्य संरचना उसका लक्षण प्रारूप कहलाएगा। जीनीय संरचना अर्थात आनुवांशिक संगठन उसकी जीन संरचना या अर्थात जीन प्रारूप कहलाता है। इसके बाद में है बेटा युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी
देखो बेटा, नाम से पता है युग्म माने जोड़ा, विकल्प माने ऑप्शन, और भी कोई विकल्प है क्या? तो वह कारक युग्म, ऐसा कारक युग्म या वह कारक युग्म, वह कारक युग्म जिसके अन्य विकल्प हों या एक से अधिक विकल्प हों उन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। वह कारक युग्म जिसके एक से अधिक विकल्प हों उसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। एक से अधिक, वह कारक युग्म जिसके एक से अधिक विकल्प हों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विपरीत स्वरूप हों, विपरीत स्वरूप हों, उन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, ये सभी वर्ड जितने भी हैं ये इसके आनुवांशिक प्रयोगों में और जो नियम है उनके अंदर आएंगे। समयुग्मजी की बात करें, सम माने समान, अर्थात जब किसी कारक युग्म के दोनों कारक समान हों तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। जब किसी कारक युग्म के, जब किसी कारक युग्म के दोनों कारक समान हों तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, अर्थात जब किसी कारक युग्म के दोनों कारक समान हो तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। विषमयुग्मजी की बात करें, विपरीत हो जाएगा, विषम माने भिन्न। जब किसी कारक युग्म के दोनों कारक भिन्न हों, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, अब ये कारक युग्म है, इसका ये दोनों क्या हो गए? भिन्न हो गए। कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भिन्न हो गए। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भिन्न हो गए। तो इसको क्या कहेंगे हम? यानी कि विषमयुग्मजी। इसके बाद करते हैं हम एकल संकरण। एकल संकरण, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे हम एकल संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण, यहां एक जोड़ी थे, यहां एक से अधिक, दो। जब एक जोड़ी से अधिक, अर्थात ये कह सकते हैं जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराते हैं तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। एक बार दोबारा युग्म विकल्पी की बात करें हम, तो वह कारक युग्म जिसके एक से अधिक विकल्प अर्थात विपरीत स्वरूप हो तो उसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी की बात करें, जब किसी कारक युग्म के दोनों कारक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने। विषमयुग्मजी की बात करें तो जब किसी कारक युग्म के दोनों कारक भिन्न हो अर्थात अलग अलग हो तो उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एकल संकरण की बात करें तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसको हम एकल संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण की बात करें हम, जब दो जोड़ी या एक जोड़ी से अधिक विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए।